कभी सोचा है कि हमारे फैसलों के पीछे, मतलब जो भी हम डिसीजन लेते हैं, उनके पीछे कौन सी अदृश्य शक्तियां काम करती हैं? जैसे हम मॉल में जाकर वही शर्ट क्यों खरीदते हैं जो सबसे पहले नजर आती है, या किसी शेयर को सिर्फ इसलिए बेच नहीं पाते क्योंकि हमने उसे एक बहुत ऊंची कीमत पर खरीदा था। एग्जैक्टली। हाँ बिल्कुल। हमें लगता है कि हम बहुत सोच समझकर तर्क के साथ फैसले ले रहे हैं, लेकिन असल में दिमाग पर्दे के पीछे कुछ शॉर्टकट ले रहा होता है। ऐसे शॉर्टकट्स जिनके बारे में हमें पता भी नहीं होता। अच्छा। बिल्कुल। और इन्हीं शॉर्टकट्स में से एक वो इतना शक्तिशाली है कि वो हमारी मोल भाव करने की क्षमता से लेके हमारे निवेश के फैसलों तक सब कुछ बिगाड़ सकता है। और इसे ही एंकरिंग कहते हैं। हाँ, मनोवैज्ञानिक इसे एंकरिंग कहते हैं। ये ऐसा है जैसे हमारा दिमाग किसी पहली मिली जानकारी पर एक लंगर डाल देता है और फिर उससे दूर जाने में हिचकिचाता है, भले ही वो जानकारी पूरी तरह से बेमतलब हो। आज की हमारी ये जो गहरी बातचीत है, ये नोबेल पुरस्कार विजेता डैनियल कानेमन के काम पर आधारित है। उनका काम तो खैर जबरदस्त है। हाँ, और साथ ही हमने निवेश की दुनिया से जुड़े कुछ लेख, हार्वर्ड के रिसर्च पेपर्स और कानेमन की जो मशहूर किताब है थिंकिंग फास्ट एंड स्लो, उस पर हुई ऑनलाइन बहसों को भी देखा है। तो मकसद ये है कि इस अदृश्य लंगर को समझें। सही। ये देखें कि ये असल जिंदगी में हमें कैसे डुबोता है, और सबसे जरूरी, क्या हम इस लंगर को उठाकर आजाद हो सकते हैं। और ये समझने के लिए हमें दिमाग के अंदर काम कर रही दो टीमों को समझना होगा। दो टीमें? हाँ। कानेमन कहते हैं कि हमारे दिमाग में एक सिस्टम 1 है, वो टीम का तेज-तर्रार फुर्तीला कप्तान है। गट फीलिंग वाला। बिल्कुल, गट फीलिंग पर बिना सोचे समझे तुरंत फैसले लेता है। और एक है सिस्टम 2, जो टीम का कोच है। धीमा और सोचने वाला। हाँ, बहुत धीमा है, सोच समझकर हर पहलू का विश्लेषण करके ही कोई चाल चलता है। एंकरिंग का जो पूरा खेल है ना, वो इसी कप्तान यानी सिस्टम 1 की वजह से होता है। चलिए इस खेल को थोड़ा और समझते हैं। जब हम कहते हैं कि हम किसी जानकारी पर एंकर हो जाते हैं, इसका असल में मतलब क्या है? सेल्स वाले तो इसका फायदा उठाते ही हैं, लेकिन ये गड़बड़ी हमारे दिमाग के अंदर है। अच्छा। इसका सबसे क्लासिक उदाहरण है मोल भाव। मान लीजिए आप एक दुकान में जाती हैं और आपको एक जैकेट पसंद आती है। ठीक है। सेल्स पर्सन कहता है ये 10,000 की है, लेकिन आपके लिए सिर्फ 8,000 में। अब वो 10,000 का आंकड़ा मेरे दिमाग में बैठ गया। हाँ, वो आपके दिमाग में लंगर डाल चुका है। हाँ, और फिर 8,000 एक बहुत अच्छी डील लगने लगती है, भले ही उस जैकेट की असली कीमत सिर्फ 3,000 हो। एग्जैक्टली। हम उस 10,000 के शुरुआती बिंदु से अपनी पूरी बातचीत को तौलने लगते हैं। बिल्कुल। आपका दिमाग एक मुश्किल सवाल कि इस जैकेट की सही कीमत क्या है, उसको एक आसान सवाल से बदल देता है कि 10,000 के मुकाबले 8,000 कैसी डील है। सही। और ये काम करता है हमारा सिस्टम 1, मतलब दिमाग का वो तेज तर्रार कप्तान। हाँ। वो ऊर्जा बचाने के लिए सबसे आसान रास्ता चुनता है। हाँ। उसे विश्लेषण करना, रिसर्च करना ये सब पसंद नहीं। उसे जो पहली जानकारी मिलती है वो उसी को सच मानकर आगे बढ़ जाता है। और ये सिस्टम 2 यानी हमारा धीमा और तार्किक कोच उस वक्त क्या कर रहा होता है? सो रहा होता है। हाँ। एक तरह से कह सकते हैं। सिस्टम 2 को जगाने के लिए मेहनत लगती है, एकाग्रता लगती है। अच्छा। जब तक कोई बहुत जरूरी या मुश्किल काम ना हो, वो चुपचाप बैठा रहता है और कप्तान को ही मैदान में खेलने देता है। और हमारी रोजमर्रा की जिंदगी तो वैसे भी बहुत तेज है। बिल्कुल। हमारे दिमाग में एक साथ इतनी चीजें चल रही होती हैं कि हम ज्यादातर समय अपने कप्तान यानी सिस्टम 1 के भरोसे ही रहते हैं। हाँ। और यहीं पर हमसे महंगी गलतियां होती हैं। ये सिस्टम 1 और 2 की बात सुनने में थोड़ी सी थियोरेटिकल लगती है। क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे हम इसे असल में काम करते हुए पकड़ सकें? हाँ बिल्कुल। एक बहुत मशहूर पहेली है, चलिए देखते हैं। ओके। एक बल्ला और एक गेंद, दोनों की कुल कीमत है 110 रुपए। ठीक है। बल्ले की कीमत गेंद से ठीक 100 रुपए ज्यादा है। ठीक है। तो बताइए गेंद की कीमत कितनी है? ईमानदारी से कहूँ, जब मैंने पहली बार ये सुना था तो मेरे मुंह से तुरंत निकला था 10 रुपए। और आप अकेली नहीं हैं। दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों के आधे से ज्यादा छात्रों ने भी पहली बार में यही जवाब दिया। सच में? हाँ, ये सिस्टम 1 का काम है। 110 और 100 के आंकड़े देखकर दिमाग को 10 का जवाब बहुत आकर्षक और सही लगता है। ये एक सहज लेकिन गलत जवाब है। और ये गलत क्यों है, ये समझने के लिए हमें अपने कोच यानी सिस्टम 2 को जगाना पड़ेगा। बिल्कुल। अब थोड़ा हिसाब लगाते हैं। अगर गेंद 10 रुपए की है और बल्ला उससे 100 रुपए महंगा है, तो बल्ले की कीमत हुई 110 रुपए। ओके। और दोनों को मिलाकर कुल कीमत हो जाएगी 120 रुपए। जबकि सवाल में 110 रुपए बताया गया है।
अगर गेंद 5 रुपए की है और बल्ला उससे 100 रुपए ज्यादा है तो बल्ले की कीमत होगी 105 रुपए और दोनों को मिला के हो जाएंगे 110 रुपए। कमाल है। यहाँ पर वो 100 रुपए का आंकड़ा एक इतना मजबूत एंकर बन गया कि उसने दिमाग को सीधी साधी गणना करने से ही रोक दिया। सही पकड़ा आपने। सिस्टम 1 ने मुश्किल सवाल को मतलब 110 को 2 हिस्सों में कैसे बांटें कि एक हिस्सा दूसरे से 100 ज्यादा हो, उसे एक आसान सवाल से बदल दिया। हाँ, कि 110 में से 100 घटाने पर क्या बचेगा और हमें पता भी नहीं चला। तो ये सिर्फ एक दिमागी कसरत नहीं है, यही वो छोटा सा धोखा है जो दिमाग खुद को देता है। और यही धोखा जब कोई अपने लाखों रुपए के इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो के साथ करता है तो नतीजे बहुत खतरनाक हो सकते हैं। ये बहुत ही अहम बात है। निवेश की दुनिया वो तो एंकरिंग की गलतियों से भरी पड़ी है। मान लीजिए किसी निवेशक ने एक कंपनी का शेयर 500 रुपए में खरीदा। अब ये 500 रुपए का आंकड़ा वो सिर्फ एक खरीद कीमत नहीं है, ये एक मनोवैज्ञानिक लंगर बन गया है। मतलब अब उस निवेशक के लिए उस शेयर की सही कीमत ही 500 रुपए हो गई है। बिल्कुल। अब अगर किसी खराब खबर की वजह से वो शेयर गिरकर 300 रुपए पर आ जाता है तो तार्किक रूप से निवेशक को क्या करना चाहिए? उसे कंपनी के हालात का विश्लेषण करना चाहिए और फैसला लेना चाहिए। हाँ, पर एंकरिंग की वजह से वो ऐसा नहीं कर पाता। वो 300 रुपए को एक अस्थायी गिरावट मानता है और इस उम्मीद में बैठा रहता है कि मेरा पैसा वापस 500 पर आएगा। और वो सिर्फ इसलिए उस खराब फैसले से चिपका रहता है क्योंकि वो अपनी पहली कीमत को भूल नहीं पाता। सही। भले ही अब कंपनी की हालत इतनी खराब हो गई हो कि वो शेयर शायद कभी 500 पर वापस ना जा पाए। और ये सिर्फ छोटे निवेशकों के साथ तो नहीं होता होगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। एक स्टडी में पाया गया कि बड़े बड़े मार्केट एनालिस्ट भी एंकरिंग का शिकार होते हैं। अगर बाजार का इंडेक्स मान लीजिए निफ्टी 18,000 के अपने सबसे ऊंचे स्तर पर है, हाँ? तो उनकी भविष्य की भविष्यवाणियां भी उसी के आसपास घूमती रहती हैं। वो इस बात को नजरअंदाज कर देते हैं कि इतिहास में बाजार में कितने बड़े उतार चढ़ाव आए हैं। मतलब उनका दिमाग हाल के सबसे ऊंचे स्तर पर एंकर हो जाता है। बिल्कुल। यानी ये एक बहुत गहरी मानवीय प्रवृत्ति है। एक स्रोत में तो मैंने ये भी पढ़ा कि एक रिसर्च में ये पता लगाने की कोशिश की गई कि क्या पुरुषों और महिलाओं पर इसका कुछ अलग अलग असर होता है। हाँ, और नतीजा बड़ा दिलचस्प था। उन्होंने पाया कि जब निवेश के फैसलों पर एंकरिंग के असर की बात आती है तो पुरुषों और महिलाओं में कोई खास फर्क नहीं होता। अच्छा। हाँ, ये एक ऐसी मानसिक गड़बड़ी है जो हम सब में मौजूद है। तो अब सबसे बड़ा सवाल आता है, अगर हम जानते हैं कि ये पूर्वाग्रह मौजूद है, अगर हम इस बातचीत को सुन रहे हैं और समझ रहे हैं कि एंकरिंग क्या है, तो क्या हम इससे बच सकते हैं? क्या सिर्फ जागरूकता ही काफी है? काश ऐसा होता। हार्वर्ड के कुछ रिसर्चर्स ने इसी सवाल पर काफी काम किया है। उन्होंने कई स्टडीज को देखा और पाया कि नतीजे कुछ खास नहीं रहे। जब लोगों को एंकरिंग के बारे में बताया जाता है और वे जानबूझकर इससे बचने की कोशिश करते हैं, तब भी इसका असर पूरी तरह से खत्म नहीं होता। मतलब कम हो जाता है पर जाता नहीं है। हाँ, वो थोड़ा कम जरूर हो जाता है, लेकिन दिमाग फिर भी उस पहले आंकड़े से कहीं ना कहीं चिपका रहता है। ये तो बड़ी निराशाजनक बात है। मतलब सिर्फ ये जानने से कि मेरे दिमाग में एक गड़बड़ी है, वो गड़बड़ी ठीक नहीं होती। ये तो ऐसा है जैसे आपको पता हो कि कार का इंजन खराब है पर आप उसे ठीक नहीं कर सकते। कोच, हमें जानबूझकर उसे मैदान में उतारना होगा। तो क्या है वो तरकीब है? हम अपने दिमाग के इस आलसी कोच को कैसे जगा सकते हैं? पहली और सबसे असरदार तरकीब है विपरीत पर विचार करें। विपरीत पर विचार करें? हाँ, इसका मतलब है कि जब भी आपके सामने कोई एंकर आए तो आप जानबूझकर उन कारणों के बारे में सोचें कि वो एंकर गलत क्यों हो सकता है। अच्छा। जैसे अगर कार डीलर कहता है कि कार की कीमत 10 लाख है, तो आप तुरंत ये सोचने में अपनी ऊर्जा लगाइए कि इस कार की कीमत 6 लाख क्यों होनी चाहिए, इसमें क्या क्या कमियां हैं, बाजार में और कौन से बेहतर विकल्प हैं। अच्छा, मतलब दिमाग को एक जवाबी लंगर देना, एक काउंटर एंकर। बिल्कुल। ये प्रक्रिया आपके दिमाग को शुरुआती एंकर के चुंगल से ढीला करती है। दूसरी रणनीति है किसी बाहरी व्यक्ति की सलाह लेना। तो किसी ऐसे दोस्त से सलाह लें जिसे उस घर से कोई मतलब नहीं, उसका कोई शुरुआती एंकर नहीं होगा और वो ज्यादा साफ तस्वीर देख पाएगा। लेकिन एक मिनट, क्या ये विपरीत पर विचार करे वाली रणनीति असल में काम करती है? मुझे लगता है कि ज्यादातर लोग इतने अनुशासित नहीं होते कि किसी डील के बीच में रुककर इतना विश्लेषण करें। ये सब सिर्फ किताबी बातें नहीं है। आपका सवाल बहुत वाजिब है। ये आसान नहीं है और इसके लिए अनुशासन की जरूरत है। इसीलिए तीसरी रणनीति सबसे मजबूत है। ओके। खासकर जब फैसले बड़े हों, वो है अपनी भावनाओं और अंतर्ज्ञान को डेटा और एक तय प्रक्रिया से बदलना। मतलब गट फीलिंग पर नहीं, एक सिस्टम पर भरोसा करें। बिल्कुल।
जब दांव ऊंचे हों तो अपनी गट फीलिंग पर भरोसा मत करो। इसका कोई उदाहरण? हार्वर्ड का पेपर एक बेहतरीन उदाहरण देता है। मान लीजिए आप किसी कॉलेज की एडमिशन ऑफिसर हैं। ठीक है। और अलग-अलग स्कूलों से आए बच्चों के आवेदनों को देख रही हैं। हो सकता है एक स्कूल अपने बच्चों को बहुत ज्यादा नंबर देता हो और दूसरा बहुत सख्ती से। हाँ, ये तो होता है। तो एक इंसान के लिए इस फर्क को ध्यान में रखकर निष्पक्ष फैसला लेना बहुत मुश्किल है। वो किसी एक स्कूल के ज्यादा नंबरों पर एंकर हो सकता है। सही। लेकिन एक सांख्यिकीय मॉडल, एक कंप्यूटर प्रोग्राम जिसे हर स्कूल के औसत ग्रेड की जानकारी दी गई हो, वो इस पूर्वाग्रह से बच सकता है और बेहतर फैसला ले सकता है। ये सब बहुत दिलचस्प है और ये सारे आइडियाज मुख्य रूप से डैनियल कानेमन की किताब थिंकिंग फास्ट एंड स्लो से दुनिया भर में मशहूर हुए। लेकिन विज्ञान तो हमेशा बदलता रहता है ना? बिल्कुल। क्या आज भी इन विचारों को उसी तरह देखा जाता है जैसे 10 साल पहले देखा जाता था? ये एक बहुत ही जरूरी सवाल है। हाल के सालों में मनोविज्ञान के क्षेत्र में एक प्रतिकृति संकट यानी कि रेप्लिकेशन क्राइसिस आया है। रेप्लिकेशन क्राइसिस? हाँ, इसका मतलब है कि कुछ पुरानी और बहुत मशहूर स्टडीज के नतीजों को जब दोबारा करने की कोशिश की गई तो वैसे नतीजे नहीं मिले। और कानेमन की किताब भी इस बहस से अछूती नहीं रही है, जहाँ तक मैंने पढ़ा है। सही कहा। किताब के कुछ हिस्सों की, खासकर प्राइमिंग पर आधारित अध्यायों की काफी आलोचना हुई है। अच्छा, प्राइमिंग वाले? हाँ, ये वो अध्ययन थे जिनमें दावा किया गया था कि लोगों को सिर्फ कुछ शब्दों को पढ़ाने भर से, जैसे पैसे से जुड़े शब्द, उनका व्यवहार बदल जाता है। इनमें से कई अध्ययनों को दोहराना बहुत मुश्किल साबित हुआ है। तो इसका क्या मतलब है? क्या हमें इन सारे विचारों को, सिस्टम 1 और 2 की बातों को मतलब कूड़ेदान में फेंक देना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। और ये समझना बहुत जरूरी है। कानेमन ने खुद इस बात को स्वीकार किया है कि शायद उन्होंने कुछ कमजोर अध्ययनों पर जरूरत से ज्यादा भरोसा कर लिया था और यही एक अच्छे वैज्ञानिक की निशानी है कि नए सबूतों के सामने आने पर अपने विचारों को बदलें। बिल्कुल। तो हमें इन विचारों को आज के संदर्भ में कैसे देखना चाहिए? मुख्य बात यह है कि हमें इन्हें एक आलोचनात्मक नजरिए से देखना चाहिए। सिस्टम 1 और सिस्टम 2 का जो मूल ढांचा है और एंकरिंग जैसे जो बड़े पूर्वाग्रह हैं, वो आज भी बिहेवियरल इकोनॉमिक्स में बहुत मजबूत और प्रभावशाली माने जाते हैं। अच्छा। इन्हें अनगिनत अध्ययनों में बार बार देखा गया है। हो सकता है कि किताब में दिया गया कोई एक खास उदाहरण आज बहस का विषय हो, लेकिन वो मूल ढांचा कि हमारा दिमाग एक तेज और एक धीमे मोड में काम करता है, वो आज भी हमारे सोचने के तरीके को समझने के लिए एक बहुत शक्तिशाली औजार है। तो अगर हम आज के इस पूरी बातचीत का सार निकालें तो वो क्या होगा? हमारे दिमाग में सोचने की 2 सिस्टम है, कप्तान और कोच। हाँ, एक तेज और सहज कप्तान और एक धीमा और तार्किक कोच। हमारा कप्तान ऊर्जा बचाने के लिए शॉर्टकट लेता है और इसी वजह से हम एंकरिंग जैसी गलतियों का शिकार हो जाते हैं। सही। जहां हम पहली मिली जानकारी पर लंगर डाल देते हैं। और ये लंगर हमारे छोटे मोटे मोल भाव से लेकर हमारे बड़े बड़े वित्तीय फैसलों तक हर चीज पर असर डालता है। और इससे बचना मतलब लगभग नामुमकिन है, क्योंकि ये हमारे दिमाग के काम करने का डिफॉल्ट तरीका है। बिल्कुल। लेकिन हम जानबूझकर अपने धीमे तार्किक कोच यानी सिस्टम 2 को जगाकर इसके असर को कम कर सकते हैं। अपने शुरुआती एंकर पर सवाल उठाकर, डेटा खोजकर और बाहरी सलाह लेकर। हाँ। और यहीं पर एक आखिरी बहुत ही दिलचस्प विचार सामने आता है। क्या? हार्वर्ड के उसी पेपर में एक और रणनीति का जिक्र है। वो ये कि सिस्टम 1 से लड़ने के बजाय क्यों ना हम अपने माहौल को ही इस तरह बदल दें कि सिस्टम 1 हमारे फायदे के लिए काम करे। अच्छा, कैसे? जैसे कई कंपनियां अब अपने कर्मचारियों को रिटायरमेंट बचत योजनाओं में अपने आप नामांकित कर देती हैं। डिफॉल्ट ऑप्शन ही सेविंग है। आपको उससे बाहर निकलने के लिए फॉर्म भरना पड़ता है। बिल्कुल। ये हमारी आलस करने की आदत का हमारे ही भले के लिए इस्तेमाल करता है। अब आसान रास्ता एक अच्छा फैसला बन गया है। हाँ। और ये बड़ा सवाल खड़ा करता है एक ऐसी दुनिया में जो हमें प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं एंकरों से भरी पड़ी है। कपड़ों के प्राइस टैग से लेकर न्यूज़ की हेडलाइंस तक। हाँ, तो क्या हमारे फैसलों को बेहतर बनाने का सबसे असरदार तरीका हमेशा ज्यादा सोचना और विश्लेषण करना ही है? या फिर बेहतर तरीका ये है कि हम अपने लिए एक बेहतर विकल्प वास्तुकार, मतलब एक चॉइस आर्किटेक्ट बने। मतलब अपने माहौल को ही इस तरह से डिजाइन करें कि सही फैसला लेना सबसे आसान काम बन जाए। हाँ, शायद असली लड़ाई हमारे दिमाग के अंदर नहीं बल्कि उस दुनिया को आकार देने में है जिसमें हमारा दिमाग काम करता है। शायद सबसे स्मार्ट फैसला वो है जिसके लिए हमें सबसे कम सोचना पड़े, क्योंकि हमने पहले ही अपने लिए एक ऐसा माहौल बना लिया है जहां आसान रास्ता ही सही रास्ता है।